डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो चैप्टर 3 फ्लूइड है हमारा, उसके अंदर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी। बोलिएगा सर, विस्कोसिटी क्या है? ये तो आप एक बार बता चुके हैं। तो जी हाँ, ये आज ऐसे लेक्चर नंबर हमारा 43 है, लेकिन इसके पहले लेक्चर नंबर 42 में विस्कोसिटी दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड जब पढ़ा रहे थे, तो उसमें विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट बताए थे। आज उसी को रेफरेंस लेकर के और फिर एक डिटेल कॉन्सेप्ट, उसमें बहुत एक छोटा सा डेफिनेशन हमने बताया था, मुझे याद है। ये आपका वही पेज है। ये देखिए, पेज पर पढ़ाने का ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है कि ये चीज़ें रेडीमेड आपके पास रहती हैं और आप रेफरेंस के तौर पर उसको कभी भी यूज कर सकते हैं, और मैं भी यूज करता हूँ। तो देखिए, ये विस्कोसिटी हम पढ़ाए थे, लेकिन आज फिर से जो है इसको हम छोड़ देते हैं। ये आप देख लीजिए, लेकिन जो है मैं आज फ्रेश जो है मैं आपको पढ़ाऊँगा। अब देखिए, सबसे पहले जब आप फ्लूइड देखते हैं, जब आप कहीं भी फ्लूइड देखेंगे, तो मान लीजिए कि ये फ्लूइड है। अब फ्लूइड्स में कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये सारे प्रॉपर्टीज की डिस्कशन नहीं करके हमारा आज का डिस्कशन सिर्फ जो है केंद्रित होगा विस्कोसिटी पे। अब ये विस्कोसिटी जो है आपका बेसिकली है क्या? तो बेसिकली ये लेयर हम ये जो फ्लूइड्स है, इसको हम मान करके चलते हैं कि ये बहुत डिफरेंट लेयर्स में कुछ इस तरह से हैं। आ रही बात समझ में? ये लेयर्स इस तरह से हैं। अब कोई कंटेनर है, मान लीजिए ये कंटेनर है, और ये इसका जो है नीचे का सरफेस है, ये क्या है? बॉटम सरफेस है, और इसके ऊपर ये लिक्विड्स लेयर पे हैं। अब आप क्या करते हैं, ये लिक्विड्स लेयर जो हैं, अब यहाँ पर आप एक फोर्स लगाते हैं, यहाँ पर एक फोर्स लगाते हैं, तो सबसे ऊपर वाला लिक्विड क्या करता है? मूव करता है। ये मूव करेगा। अब ये अपने नीचे वाले लेयर को भी बोलेगा कि भाई मैं जा रहा हूँ, तुम भी चलो। वो बोलेगा कि तू जा रहा है, मुझे क्या मतलब, मैं नहीं जाऊँगा। तो ये बोलेगा कि भाई मेरी दोस्ती तो निभाओ, इतने दिन से हम लोग साथ थे, अब मैं जा रहा हूँ तो थोड़ी दूर तक तो साथ दे दो। तो ये क्या करेगा कि ये यहाँ तक जाएगा, ये नीचे वाला थोड़ा सा यहीं तक जाएगा, पूरा दूर तक नहीं जाएगा, ये नीचे वाला यहीं तक जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? टेक्निकली हम सोचें कि एक लेयर दूसरे लेयर के बीच में, जैसे आप सड़क पर कोई व्हील चलाते हैं, ठीक ना? ये व्हील आपने यहाँ पर इसको रोटेट कर दिया। अब ये थोड़ी दूर तक तो जाएगा, उसके बाद रुक जाता है। ऐसा क्यों? क्यों रुक जाता है? क्योंकि जितना आपने इसको एनर्जी दिया, धीरे धीरे वह एनर्जी फ्रिक्शनल लॉस में, ठीक ना, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है आपका म्यू आर एन, उसमें लॉस हो जाता है। जितना भी आपने फोर्स दिया, यह फोर्स जो है, यह एनर्जी जो है, जो काइनेटिक एनर्जी आपने दिया, वह फ्रिक्शनल एनर्जी में लॉस हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी है। हम ये जो है एज्यूम नहीं करते हैं, बल्कि हकीकत है कि हर लेयर एक दूसरे लेयर के बीच एक रेजिस्टेंस का काम करता है। क्या करता है? एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये फ्लूइड जैसे इधर मूव कर रहा है, तो ये फ्लूइड जो है इसको नहीं मूव करने देगा। दो कारण है, एक तो विस्कस लिक्विड है, दैट मीन्स की रेजिस्टेंस है, दूसरा इनर्सिया है, ठीक ना? तो अभी हम इनर्सिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी? विस्कस रेजिस्टेंस की। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर पानी का फ्लो देख लीजिए, पानी गिरा और कितना आसानी से फ्लो कर जाता है, ठीक ना? वहीं पर कभी शहद गिरता है, आप इसके फ्लो को देख लीजिए, ठीक ना, ये आसानी से फ्लो नहीं करेगा। कहीं पर घी गिरा, इसके फ्लो को देख लीजिए। कहीं पर ब्लड गिरा, न गिरे अच्छी बात है, लेकिन कहीं गिरा, आप इसके फ्लो को देख लीजिए। सबकी फ्लूडिटी, क्या बोलते हैं इसको? फ्लूडिटी अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि इनके आपस के लेयर के बीच का रेजिस्टेंस अलग अलग है, ठीक ना? दैट इज द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, दैट इज द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। इनका इंटरमोलेकुलर फोर्स जो है बहुत वीक है, इसलिए ये रेजिस्टेंस उतना प्रॉपर नहीं दे पाते हैं, इसलिए ये आसानी से फ्लो कर जाता है। इसमें एयर फ्लूइड रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इंटरमोलेकुलर फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक ना? एक मोलेकुल दूसरे मोलेकुल को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ठीक है? उसी तरह से घी में है, ठीक है ना, टार्पिन में है, ठीक है? तो दीज आर दी कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिकली विस्कोसिटी।
ठीक है। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज विस्कोसिटी, तो अब हम लिख सकते हैं, ठीक ना, कि विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय व्हिच इट ऑफर रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, ठीक ना। विस्कोसिटी, इसको लिखना जरूरी है इसलिए मैं लिख रहा हूं, विस्कोसिटी इज द property of fluid by which by which by which it offers रेजिस्टेंस टू, इसी डिफॉर्मेशन को शियर भी बोलते हैं, शियर और डिफॉर्मेशन, ठीक ना। अब डिफॉर्मेशन किस तरह से होगा, ये डिफॉर्मेशन क्या है, तो बेसिकली ये डिफॉर्मेशन जो एंगुलर डिफॉर्मेशन है, समझिएगा क्या है ये, एंगुलर डिफॉर्मेशन किस तरह से होता है। एक तो आपका जो है इसको समझिए कि आपका लिक्विड है, होना क्या चाहिए था कि ये जो आपका सरफेस है ये लिक्विड फ्लो करे तो ये इक्वली सब आगे मूव करे, इक्वली आगे मूव करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। होता कैसे है तब, होता ऐसा है कि ये जो आपका लिक्विड है, ये जो लिक्विड है ये तो क्या है आपका फिक्स्ड सरफेस है, ये क्या है फिक्स्ड सरफेस है। अब ये जो लिक्विड है जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ की वेलोसिटी जो है आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है ना, यहाँ की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा रहती है। उसके बाद यहाँ की वेलोसिटी जैसे जैसे किसी नदी में भी आप जाएंगे, तालाब में भी जाएंगे, तो पानी का फ्लो आप देखेंगे कि सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा, सबसे नीचे सबसे कम, और सबसे नीचे यदि जाएंगे तो बिल्कुल ही आपको जीरो मिलेगा। दैट मीन्स कि सबसे जो लेयर इससे जो चिपक गया है, जो इससे चिपका है वह तो फॉलो करेगा ही नहीं। ये आपका हो जाता है क्या, वेलोसिटी प्रोफाइल। क्या हो गया, वेलोसिटी प्रोफाइल, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पर यदि आपकी वेलोसिटी u है, यहाँ पर यदि वेलोसिटी आपकी क्या है u है, समझिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा u प्लस डी यू, और एट ए डिस्टेंस कितना पर, dy पे। दैट मीन्स कि ये जो आपका स्लोप बना ये क्या हो गया, स्लोप हो गया, ठीक है ना। अब लेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये आपका लेयर है, ठीक है ना, ये जो है लेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये ऊपर का लेयर है, ठीक है, ये ऊपर का लेयर है, ये अभी ये एज इट इज रह गया तो ये इधर जो है फोर्स लगा रहा है और ये इधर लगा रहा है, ठीक है ना। यहाँ का जो है वेलोसिटी आप देखेंगे तो u, और ये u प्लस डी यू, ठीक है ना। दिस इज दी बेसिकली फ्लूइड लेयर, इसी को आज समझना है। इसको अब आप इसको थोड़ा सा अलग बना करके आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये वेलोसिटी प्रोफाइल होगा, यहाँ पे u और एट ए डिस्टेंस ऑफ dy देयर विल बी u प्लस डी यू। जैसे जैसे आप अपर सरफेस पे बढ़ेंगे, फ्री सरफेस पे, वैसे वैसे वेलोसिटी जो है आपकी बढ़ते जाती है, क्या होगी, वेलोसिटी आपकी बढ़ते जाती है। अब इसको थोड़ा सा आगे हम लोग समझें, आगे बढ़ें कि अब जो है यहाँ हमने आपको बताया और यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय व्हिच इट ऑफर्स रेजिस्टेंस इन बिटवीन लेयर टू लेयर या एंगुलर डिफॉर्मेशन। अब एंगुलर डिफॉर्मेशन यदि है तो कहीं ना कहीं थीटा भी इन्वॉल्व होगा, करेंगे थोड़ी देर में इन्वॉल्व, ठीक है ना कहीं थीटा इन्वॉल्व करेंगे, और आपको बताएं कि ये थीटा इन्वॉल्व होगा भी, ये ऐसे है और ऊपर का लेयर ऐसे है और ये ऐसे मूव हो गया, जबकि एक्चुअल में ये कैसे था, ऐसे था, देखिए। और इसको आप देखेंगे तो ये जो है जो अभी ऐसे था ये एंगुलर मूवमेंट कितना लिया, थीटा, थीटा, और ये डिस्टेंस ऊपर वाला कितना लिए हैं आप, डी वाई, और ये जो है चेंजेज कितना लिया, ये चेंजेज कितना लिया, यहाँ से यहाँ तक ये कितना लिया, डी यू मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया, डी यू हो गया कि नहीं। अब ये तो एक डी यू हो गया और ये क्या हो गया, डी वाई, ये क्या है, एंगुलर डिफॉर्मेशन,
ठीक है, क्या है? एंगुलर डिफॉर्मेशन। अब थोड़ा सा पहले थ्योरी पढ़ ले, उसके बाद इस वाले पार्ट पे आएंगे। इस वाले पार्ट पे आप आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो ये लेंथ है, ये लेंथ कितना है आपका? स्पीड इनटू टाइम लेंथ यदि आप इसका निकालेंगे, ठीक है ना, लेंथ, दिस लेंथ, इसको आप मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। तो बी जो है बी डैश पे आ गया और सी सी डैश पे आ गया। तो बी बी डैश या सी सी डैश कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है? डी यू इंटू डी टी। अच्छा, फ्रॉम ट्रेंगल ए बी सी डी, डी से करेंगे तो डी सी सी डैश, ये क्या हो गया? एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ कि नहीं? तो एंगुलर फ्रॉम ट्रेंगल सी सी डैश डी, यहाँ से सी सी निकालेंगे, सी सी डैश, तो क्या हो जाएगा? ये डी वाई क्या है? एज ए रेडियस काम करेगा, आर्क, तो क्या हो जाएगा? डी वाई इंटू डी थीटा। ठीक है, अब ये डी यू, ये एंगल, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल डी यू इंटू डी टी इक्वल टू डी वाई इंटू डी थीटा, होगा कि नहीं? और देखिए तो ये डी यू अपन डी वाई को इधर लेते आए और ये डी थीटा अपन क्या हो जाएगा? डी टी, डी थीटा अपन डी टी हो जाएगा कि नहीं? और डी थीटा इंटू डी टी बेसिकली है क्या? एंगुलर डिफॉर्मेशन। क्या है ये? एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो ये एक आप जो है ध्यान रखिएगा, ये इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो डी यू अपन डी वाई को ही हम डी थीटा बाई डी टी भी लिख सकते हैं और इसको लिखेंगे अभी थोड़ी देर में। क्या करेंगे? थोड़ी देर में इसको लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे? तो पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अपना हम लोग मजबूत कर लें, क्योंकि जब तक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं होगा तब तक जो है आगे की कहानी हमारा बढ़ाना मुश्किल है हमारे लिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम स्टार्ट किए थे क्या? विस्कोसिटी। अभी कहानी बहुत है, ठीक है। विस्कोसिटी, तो बेसिकली हमने विस्कोसिटी का डिफिनीशन बताया और बताया कि रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो रेजिस्टेंस टू फ्लो और क्यों होता है? विस्कोसिटी इज बेसिकली रेजिस्टेंस टू फ्लो। अब ये रेजिस्टेंस टू फ्लो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ये इंटरनल फ्रिक्शन ठीक वैसे ही होता है जैसा कि आप बचपन में पढ़े थे कि यहाँ पर कोई जो है रूफ पे एक ब्लॉक रख देंगे मास और यहाँ पर आप फोर्स लगाएंगे तो इसके अपोजिट में भी एक फोर्स लगता है, ठीक है ना, और इसी फोर्स को आप क्या बोले थे? फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोले थे? फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। और यहाँ पर अब फ्लूइड वाली बात आ रही है, ठीक है ना, किसकी बात आ रही है? फ्लूइड की बात आ रही है। तो फ्लूइड्स के इंटरमोलेकुलर स्ट्रक्चर के चलते एक लेयर दूसरे लेयर के बीच क्या लगाता है? रेजिस्टेंस लगाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्कस रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? विस्कस रेजिस्टेंस, ठीक है। और रेजिस्टेंस टू रिलेटिव मोशन बिटवीन एडजेसेंट लेयर इज कॉल्ड विस्कोसिटी, ठीक है ना, विस्कोसिटी। रेजिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स इज कॉल्ड विस्कोसिटी। दैट मीन्स कि विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस टू रिलेटिव ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ एडजेसेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। दैट मीन्स कि दिस प्रॉपर्टी इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय ऑल द रियल फ्लूइड्स, ठीक है ना। दैट मीन्स कि जितने भी रियल फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है ना, ऑब्जर्व्ड इन ऑल रियल फ्लूइड्स, जितने भी रियल फ्लूइड्स होते हैं सभी में इसकी मौजूदगी देखने मिलती है, ठीक है ना। और यहाँ पर जितने भी आप लिक्विड की बात करेंगे, जैसे आइडियल फ्लूइड जो है उसमें नहीं होगा विस्कोसिटी, ठीक है ना, लेकिन वो आइडियल ही है। लेकिन आप चाहे वाटर हो, मिल्क हो, ग्लिसरीन हो, मोलेसेस हो, टार हो, हनी हो, all these having intermolecular force of attraction between their molecules, ठीक ना।
थोड़ा सा आप देखेंगे पेट्रोल में, डीजल में, वह इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, कम है, वह इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, कम है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, विस्कोसिटी पढ़ लिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब इसमें न्यूटन्स लॉ क्या किए कि अब हम बार बार बता रहे हैं कि यहाँ क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो न्यूटन साहब तो बैठेंगे नहीं चुपचाप, ठीक है ना, वो आएंगे जरूर। अब आए जब वो अपनी जो है उन्होंने यहाँ पर प्रेजेंस दिखाया, तो क्या उन्होंने कहा कि आप कंसीडर कर लीजिए कि दो एडजेसेंट जो है लेयर है, क्या है, दो एडजेसेंट लेयर है, और उन दोनों के बीच जो है एक छोटी सी दूरी है dy। यदि नीचे का सरफेस u डिस्टेंस, u स्पीड से मूव कर रहा है, तो ऊपर वाला u प्लस du से मूव करेगा, ठीक ना। दैट मीन्स कि जो नीचे वाला लेयर है दैट इज रेजिस्टिंग द मोशन अपर लेयर, ठीक है ना। अपर लेयर, ऊपर वाले लेयर को वह क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, बाई एन फोर्स F। तो किस फोर्स से रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है। अब ये जो है उन्होंने कहा कि ये फोर्स F लग रहा है, ठीक है ना, और इसकी एरिया, एक नॉर्मल एरिया जो है हम यदि ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना, और ये आपका क्या है, वेलोसिटी प्रोफाइल था। अब ये जो है F अपन एरिया, F अपन एरिया, और ये फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, सरफेस पे, तो ये क्या कहलाता है, शियर फोर्स। ये क्या कहलाता है, शियर फोर्स अपन एरिया इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस, इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, A इज द बेसिकली एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन टू लेयर, ठीक है। और ये जो F फोर्स अपन एरिया होता है, यही जो है ठीक आपके इस वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स कि इस एरिया को, इस शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, न्यूटन ने कहा कि शियर स्ट्रेस इज हियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब यहाँ पर यदि वेलोसिटी क्या है आपका u है, यहाँ पर u प्लस du है एट ए डिस्टेंस ऑफ dy, ठीक है। तो ये उन्होंने एक रूल दे दिया, एंड दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है ना। और इस du बाई dy को, du अपन dy को बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, ठीक है ना, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, एंड दैट इज द म्यू इनटू du अपन dy। तो ये हो गया आपका शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब म्यू को यहाँ क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, म्यू को यहाँ पर बोलते हैं, म्यू को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। इसी को बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी, याद रखिए, डायनामिक विस्कोसिटी, क्या बोलते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। और इस इक्वेशन को, अच्छा, इसी को एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, ठीक है ना। तो इसी को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं, और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोलते हैं। और इस लॉ को बोलते हैं न्यूटन्स विस्कोसिटी इक्वेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। अब इसमें कुछ जो है ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन को याद रखना बहुत जरूरी है। क्या है ऑब्जर्वेशन, इसको समझिए, इस इक्वेशन को और इस फिगर को ध्यान में रखिए। पहला ऑब्जर्वेशन न्यूटन्स का ये है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कब होगा, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कब होगा, जब dy आपका मिनिमम हो, ठीक ना। दैट मीन्स की चेंजेज, मतलब कि हाइट जो है, ठीक ना, मिनिमम हो, या आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट जहां मैक्सिमम हो, ठीक ना। दैट मीन्स कि यहां पर शियर स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम इफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज मैक्सिमम। जैसे जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट आपका बढ़ेगा, ठीक है ना, डिफॉर्मेशन बढ़ेगा,
वैसे ही वो बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब बात आ जाती है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट एट द सॉलिड बाउंड्री, एट द सॉलिड, यहाँ पर जो है एकदम बिल्कुल यहाँ पर यदि बात करें तो यहाँ पर dy कितना है 0, ठीक है ना, और चेंज इन वेलोसिटी भी यहाँ पर तब 0 हो जाएगा। तो यहाँ सॉलिड बाउंड्री पर आपकी शियर स्ट्रेस 0 होती है। दैट मीन्स प्रोफाइल विल बी एसिम्प्टोटिक, इमेजिनरी, वर्चुअल, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जैसे जैसे डी वाई आपका इधर बढ़ते जाएगा, ठीक है ना, डी यू बढ़ते जाएगा, कंसेक्वेंटली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस अकर एट द बाउंड्री एंड इट प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेज विद डिस्टेंस फ्रॉम द, मतलब यहाँ पर अपर फ्री सरफेस पे डी यू अपन डी वाई ज्यादा होगा और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे कम होते जाएगा। ठीक है, अब इसी को आपने यहाँ पर लिखा डी यू, अब ये इक्वेशन आपने लिखा और डी यू अपन, ये इक्वेशन आपने लिखा म्यू डी यू अपन डी वाई, और इसी को आपने अभी यहाँ पर एंगुलर डिफॉर्मेशन में तोड़ा था। तो इस टी टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपन डी वाई को हम ये नहीं लिख सकते क्या, म्यू डी थीटा अपन डी टी, ये भी तो लिख सकते हैं। दैट कैन आल्सो बी वन इक्वेशन, ध्यान दीजिए, हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस सिर्फ वेलोसिटी ग्रेडियंट पर नहीं बल्कि फ्लूइड डिफॉर्मेशन पर भी डिपेंड कर रहा है। और ये डी थीटा बाई डी टी बेसिकली क्या है आपका, डी थीटा अपन डी टी क्या है, शियर स्ट्रेन, या ये जो है क्या है, शियर स्ट्रेन। और ये वही कहानी है जो कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं सर। अब ये म्यू को जो है, म्यू को अभी हमने बताया था डायनामिक विस्कोसिटी। क्या? डायनामिक विस्कोसिटी। ये डायनामिक विस्कोसिटी यहाँ पर डेंसिटी से क्या कोई लेना देना है? क्या कभी आप इमेजिन किए हैं कि शहद के बीच जो है फ्लूइडिटी कम होता है, पानी के जो है उसमें ज़्यादा होता है? ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरमोलेकुलर फोर्स की बात आप करेंगे, मैं बात करूंगा डेंसिटी का, क्योंकि डेंसिटी यदि ज़्यादा है तो ओब्वियसली कोफिशिएंट ऑफ जो विस्कोसिटी है, जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है लेयर टू लेयर के बीच में, वह ज़्यादा होगी। इसीलिए हम लोग डिफाइन करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी। अब एक डिफाइन करते हैं हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्या? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है? तो डायनामिक विस्कोसिटी अपन रो, रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी अपन मास डेंसिटी इज कॉल्ड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है ना। अब इसका यूनिट हम देखें उसके पहले थोड़ा सा इसमें हम ध्यान दें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ऑन विस्कोसिटी। अब इसको सिर्फ थोड़ा सा हम समझाएंगे ज़्यादा। देखिए लिक्विड में क्या होता है, कोई भी लिक्विड है, ठीक है ना, लिक्विड है, लिक्विड की टेम्परेचर जैसे ही आप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो क्या होते हैं, इसके मोलेकुल्स जो है फ्री होने लगते हैं। एक मोलेकुल से दूसरे मोलेकुल के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना। जब फ्लूइड गर्म होगा, जब आप भी कभी क्रोध करते हैं, जब आप भी गर्म होते हैं, दो दोस्त गर्मा गर्म बहस कर रहे हैं तो उनके बीच दूरी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ठीक है ना। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, ये चार चीज जो है व्यक्ति को नरक की ओर ले जाने के लिए ही है। काम, ठीक है ना, काम समझ गए, क्रोध, मद मतलब नशा, और लोभ मतलब लालच। ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, लिक्विड्स में बढ़ गया। जब लिक्विड में डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है ना, तो क्या हो गया, विस्कोसिटी जो रेजिस्टेंस होना चाहिए था वह कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी लिक्विड विस्कोसिटी कम होती है। लेकिन गैस की यदि बात करें तो गैस हमेशा एक इनक्लोज्ड जो है क्या होता है, बॉक्स में होता है, ओपन तो कभी रह नहीं सकता है। लिक्विड ओपन कंटेनर में रह सकता है। अब इसके अंदर आप टेम्परेचर बढ़ा दिए, क्या कर दिए आप, टेम्परेचर बढ़ा दिए,
जैसे ही आप टेम्परेचर इसके अंदर बढ़ाएंगे तो इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स तो पहले जो था ही, जैसे ही होगा इसके अंदर एनर्जी और आ जाएगी और ये ऐसे ही मोलिकुल्स इसके उड़ते रहते हैं, ठीक है ना। ये और ज़्यादा इनके पास एनर्जी आ जाएगी तो ये और ज़्यादा दौड़ने लगेंगे। छोटा सा जगह है, इसमें 100 आदमी दौड़ने लगेगा, ठीक ना। पहले 100 आदमी चल रहा था, ठीक है, अब दौड़ने लगा तो क्या होगा, एक दूसरे से टकराएगा कि नहीं, ठीक है। एक छोटा सा पार्क है समझ लीजिए, उसमें 50 आदमी टहल रहे हैं, 50 मोलिकुल्स टहल रहे हैं, तो टहलने तक तो ठीक था, अब आप गर्म कर दिए तो क्या होगा, ये सब मोलिकुल्स दौड़ने लगेगा, तो दौड़ने लगेगा तो आपस में टकराएगा, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा मतलब विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि टेम्परेचर बढ़ने से गैस की विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये आप याद रखिएगा हमेशा लाइफ लॉन्ग कि लिक्विड की टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी घटती है और गैस की क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक जो है किसी को कहीं कोई डाउट अभी नहीं होगा। अब लास्ट में जो है हम लोग बात कर लें यूनिट्स की, ठीक है, किसकी बात कर लें, यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी, क्योंकि डायमेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहां पर अभी अभी तो आपने निकाले हैं टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपन डी वाई, यही निकाले हैं ना। यहाँ टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू म्यू डी यू मतलब क्या, मीटर पर सेकेंड, अपन क्या डी वाई क्या है, मीटर, मतलब म्यू का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, ये सेकेंड अपन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट हो गई, ठीक है ना। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट हो गई, क्या यूनिट हो गई आपका, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही आप क्या बोलते हैं, पास्कल, प्रेशर की यूनिट में, और इधर सेकेंड, तो पास्कल सेकेंड इज अगेन यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। अच्छा, ये डायनामिक विस्कोसिटी को और भी जो है मास के टर्म में भी इसको डिनोट करते हैं, कैसे, पॉइज, इसका एक यूनिट होता है पॉइज, क्या, 1 पॉइज। तो 1 पॉइज इज बेसिकली 1 ग्राम, और ये ग्राम हो गया न्यूटन की जगह पर, मास की जगह पर, और ये सेंटीमीटर और ये सेकेंड, ठीक है, ये भी एक यूनिट है, 1 ग्राम सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। और दूसरा यूनिट क्या हो गया इस वाले टर्म में, न्यूटन को क्या लिखते हैं, डायन, और इधर सेकेंड सीजीएस यूनिट में, ये कौन सा यूनिट चल रहा है, सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, डायन सेकेंड, और मीटर को क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको यदि आप इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 डायन इक्वल टू होता है 10⁻⁵ न्यूटन, सेकेंड तो सेकेंड ही होता है, और सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, मतलब 10⁻⁴ और 10⁻⁴ को आप कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं। और इसी को पास्कल सेकेंड भी आप लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट हो गई 1 पॉइज की। इसी तरह से एक 1 सेंटीपॉइज भी होता है, 1 सेंटीपॉइज मतलब सेंटी डिवाइडेड बाई 10, 0.01 पॉइज को ही जो है 1 सेंटीपॉइज बोलते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा एट 20 डिग्री सेल्सियस जो है आपका वाटर का विस्कोसिटी जो होती है, म्यू फॉर वाटर इज 1 सेंटीपॉइज, याद रखिएगा 1 सेंटीपॉइज, और म्यू फॉर एयर, ठीक है ना, क्या होता है एट 20 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 0.018 सेंटीपॉइज, ठीक है ना। दैट मीन्स कि वाटर इज ऑलमोस्ट 55 टाइम्स एज विस्कस एज एयर, ध्यान दीजिएगा, वाटर इज 55 टाइम्स एज
विस्कस एज एयर। इसीलिए एक टर्म डिफाइन होता है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक विस्कोसिटी। क्या होता है? स्पेसिफिक। अब पूछेंगे सर स्पेसिफिक विस्कोसिटी क्या है? तो बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एनी फ्लूइड, ठीक है ना। विस्को क्या लिखेंगे? रेशियो ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू स्टैंडर्ड फ्लूइड, दैट मीन्स की वाटर, ठीक है ना। तो उसको हम लोग लिखते हैं स्पेसिफिक विस्कोसिटी। अच्छा, यहाँ पर तो हमने आपको बता दिया कि डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट, इसी में एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी हमने आपको बताए थे अभी, ठीक है ना। क्या? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो देखिए, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या लिखे थे आप? काइनेमेटिक विस्कोसिटी मतलब क्या? डायनामिक विस्कोसिटी अपन रो, डायनामिक विस्कोसिटी क्या लिखे थे? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और रो का क्या होता है? रो का क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, यही होगा ना, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको अब आप ऊपर लेकर के चले जाएंगे, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका? ये कैंसिल होकर के मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसमें न्यूटन को भी हमने केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। इसको कन्वर्ट करके मैं आपको दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ पर क्या था? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और रो का होता है केजी पर मीटर क्यूब। देखिए यहाँ मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कट गया तो एक तो मीटर ऊपर गया। न्यूटन को आप क्या लिखते हैं? फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी फोर्स, फोर्स मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब केजी, और एक्सेलरेशन का क्या? मीटर, और पर सेकेंड स्क्वायर, ये सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया? नीचे आ गया, और नीचे अभी एक क्या है? केजी, और एक सेकेंड कहाँ है? ऊपर में। तो इस सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो गया, केजी केजी कैंसिल हो गया, क्या बचा? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और इसको बोलते हैं स्टोक। क्या बोलते हैं? एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने काइनेमेटिक विस्कोसिटी की खोज करी थी, और उन्हीं के आदर सम्मान में इसको रखते हैं हम लोग स्टोक, ठीक ना। तो यहाँ पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है वाटर की यदि आप निकालेंगे, वाटर की काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और इसको इंडिकेट करते हैं न्यू से, ठीक है ना। न्यू मतलब म्यू अपन रो। तो न्यू ऑफ एयर जो होता है आपका 15 सेंटी स्टोक होता है, सेंटी स्टोक, और वाटर का जो है होता है 1 स्टोक, 1 सेंटी स्टोक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो अब आइए ये यूनिट के बाद जो है, अब आज हम इस पूरे लेक्चर्स को समराइज करने की कोशिश करें 2 मिनट में। तो तभी तो क्या है कि पढ़ तो सब चीज़ लिए, लेकिन उसका कंक्लूजन जो है बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोगों ने शुरू किया था कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी, और कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी में हमने बताया कि एक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाई विच इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू शियर एंड डिफॉर्मेशन, है कि नहीं। तो इसको हमने आपको बताया कि किस तरह से आपका शियर स्ट्रेस जो है क्या होता है? म्यू इंटू डी यू अपन क्या होता है? डी वाई होता है, ठीक है। यहाँ पे टाउ क्या है? शियर स्ट्रेस। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। डी यू अपन डी वाई क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। और उसके बाद हमने आपको बताया क्या, कैसे ये डिफॉर्मेशन होता है, ठीक ना। ये डिफॉर्मेशन किस तरह से होता है ये हमने आपको बताया, ठीक है ना। काइनेमेटिक विस्कोसिटी हम बता दिए, म्यू अपन रो, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी बता दिए। विस्कोसिटी हमने पूरा डिटेल में समझाया कि कैसे काम करता है, इंटरनल फ्रिक्शन कैसे काम करता है, इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर कैसे डिपेंड करता है फ्लूइडिटी के ऊपर। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बता दिए, और जाते जाते आपको यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी बता दिए। ये यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन कंपेटिटिव एग्जामिनेशन इट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। फ्रीक्वेंटली ये पूछे जाते हैं कि विस्कोसिटी की यूनिट क्या है। तो ये पॉइज जो है विस्कोसिटी की यूनिट है। क्योंकि जब फ्लूइड मैकेनिक्स आप पढ़ेंगे कभी, या केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे,
या केमिकल प्लांट्स में काम करेंगे, एनटीपीसी वगैरह में काम करेंगे, जहाँ पर कि वाटर की सबसे ज़्यादा जो है वाटर, स्टीम, हाइड्रोलिक डैम्स, ये सारी जगह जब आप काम करेंगे तो वहाँ पर इन सब चीज़ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज हम लोगों ने देखा कि विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी की यूनिट क्या है, एंड आई होप कि ये सारी चीज़ें आप समझे होंगे, ठीक है ना। और फिर हम आपको बता दें कि ये तो आपका, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, म्यू अपन रो होता है, इसका यूनिट होता है पॉइज। डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट होता है पॉइज, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का होता है यूनिट स्टोक। ठीक है, यहाँ पर बता दें आपको कि वाटर की जो होती है, ठीक है ना, क्या होता है 1 सेंटीपॉइज होता है वैल्यू, और यहाँ पर जो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो होता है 1 सेंटी स्टोक होता है। ठीक है ना, अब इसको पूरा हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं, तो अब यहाँ पर इसको कवर नहीं करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि इसके आगे की आप सारे वीडियो कंटिन्यू देखते रहेंगे, देखते होंगे, ठीक है ना, क्योंकि देखेंगे तभी मज़ा आएगा, समझ में भी तभी आएगा, अदरवाइज फिर कोई मतलब नहीं है। तो आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप ए स्माइल। थैंक यू।